ममाअर्थ, आपने इस ब्रांड के बारे में जरूर सुना होगा। यहां तक कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट भी यूज किए होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मार्केट में आ रही है। अब क्यों आ रही है? क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लाना चाहती है, लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लग रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से कंफ्यूज है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में क्यों है, साथ ही साथ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा क्यों लग रही है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं मामाअर्थ के आईपीओ और उनके वैल्यूएशन के बारे में, और साथ ही साथ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो क्यों घबराए हुए हैं उसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मामाअर्थ की शुरुआत कैसे हुई। देखिए दोस्तों, होनासा कंज्यूमर करके एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2016 में गुड़गांव में हुई थी, और इसी कंपनी का ब्रांड है मामाअर्थ। मैं आपको बता दूं इस कंपनी की शुरुआत दो फाउंडर ने मिलकर की थी। सबसे पहले फाउंडर का नाम था वरुण अलग और दूसरी फाउंडर थी गजल अलग, जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में भी देखा होगा। इनका कहना है कि इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत अपने बेटे की वजह से की। इनका यह मानना है कि ये भी एक मां है और ये जितनी भी माएं हैं इंडिया के अंदर उनको टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, सबसे पहला बेबी केयर और दूसरा पर्सनल केयर के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो इनिशियली कंपनी ने टोटल 6 ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए थे, और आज के टाइम में कंपनी 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेबी केयर और साथ ही साथ में पर्सनल केयर की कैटेगरी के अंदर सेल करती है। और इनका जो मॉडल है वो D2C मॉडल है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। तो ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जैसे कि एक तो इनकी खुद की वेबसाइट है और साथ ही साथ में Amazon के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जहां से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वहां से ही अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब से कंपनी की शुरुआत हुई है कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो 2017 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 22.19 लाख रुपए का। इसके अलावा 2018 के अंदर हो गया 5 करोड़ रुपए का। उसके बाद में 2019 के अंदर हो गया 17 करोड़ रुपए का। उसके बाद में 2020 तक हो गया 100 करोड़ रुपए के आसपास। और उसके बाद में दोस्तों 2022 तक कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो हो चुकी थी $1 बिलियन के ऊपर, और ये जो कंपनी थी यूनिकॉर्न बन गई। अब दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लाना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने सेबी को ड्राफ्ट भी सबमिट कर दिया, जिसको कहते हैं DRHP, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दोस्तों टोटल टारगेट वैल्यूएशन रखी गई है $3 बिलियन की, मतलब लगभग 24,000 करोड़ रुपए की, जिसमें से 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के थ्रू रेज किए जाएंगे, जिसके बदले में 4,68,19,635 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल है। अब दोस्तों ये जो वैल्यूएशन है $3 बिलियन का, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मार्केट में आ रही है। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को ये ज्यादा क्यों लग रहा है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके पीछे टोटल 3 कारण है। सबसे पहला है पीई रेशियो। दोस्तों पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग भी शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो ये जो पीई रेशियो होता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मामाअर्थ कंपनी ने 2022 के अंदर लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके सामने $3 बिलियन की वैल्यूएशन रख रहे हैं, मतलब लगभग 24,000 करोड़ रुपए की। तो अगर आप पीई रेशियो निकालेंगे तो आता है लगभग 1,714 का, जो कि बहुत ही हाई लग रहा है। अब दोस्तों अगर पीई हाई है मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो कम है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बहुत ही ज्यादा है। सेम टू सेम केस हुआ था नायका के टाइम भी, जब उन्होंने अपना आईपीओ निकाला था तो उस टाइम उनका जो वैल्यूएशन था वो था $12.86 बिलियन का, और जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किए आज के टाइम में उनके शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट आधे के बराबर है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उनका इनिशियल शेयर प्राइस कितना था और अब कितना ट्रेड कर रहा है। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक और फोटो दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पीई रेशियो देख सकते हैं, जिसके अंदर बजाज कंज्यूमर केयर का जो पीई रेशियो था वो था 18x, इसके अलावा इमामी का था 23x और कोलगेट पामोलिव का था 38x। उसी प्रकार अगर आप नायका का देखेंगे तो था 960x, और दोस्तों मामाअर्थ का दिखा रहा है 1,714x। मतलब दोस्तों जिन लोगों ने नायका के शेयर में इन्वेस्ट किया था उनको लॉस उठाना पड़ा, तो अब रिटेल इन्वेस्टर घबरा रहे कि इतना ज्यादा पीई रेशियो है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है सेम टू सेम सिचुएशन वैसी हो जाए जैसी नायका के टाइम पे हुई थी, मतलब इनका जो शेयर का प्राइस होगा वो ज्यादा होगा और कुछ टाइम बाद में वो नीचे गिर जाएगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। सेम केस जोमेटो के टाइम भी हुआ और साथ ही साथ में
पेटीएम के टाइम भी हुआ। आईपीओ के टाइम उनके शेयर का प्राइस ज्यादा था और आज के टाइम में उनका शेयर का प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। इसी चीज से रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया गया तो बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। दूसरा, लेस प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 के अंदर कंपनी ने लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, लेकिन उससे पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर थे उनके अंदर कंपनी को लॉसेस उठाने पड़ रहे थे। तो इसीलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये जो कंपनी है अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिटेबल हुई है, तो क्या इसके लिए इतना ज्यादा वैल्यूएशन देना सही होगा या गलत होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से 40% उनको एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करना पड़ता है, तभी उतना रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, कंपनी जब से शुरू हुई तब से कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा था, लेकिन उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत ज्यादा पैसे खर्चे किए थे। अब कितने खर्चे किए थे उसका डेटा भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू था, मतलब जो सेल्स था, वो था 110 करोड़ रुपए का, जिसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किए थे 46 करोड़ रुपए। उसके बाद में 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 460 करोड़ रुपए का, जिसके लिए कंपनी ने स्पेंड किए थे 178 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 932 करोड़ रुपए, जिसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किए थे 391 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर अभी तक कंपनी ने 684 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जिसके लिए 272 करोड़ का एड स्पेंड किया गया है। इससे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को यह लग रहा है कि कंपनी के जो रिटर्न कस्टमर्स है वो ज्यादा है नहीं, कंपनी को हर बार कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर वो इस कंपनी का शेयर आईपीओ में खरीदते हैं तो उनको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम है और लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस आईपीओ से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। तीसरा, ऑफलाइन बिजनेस एक्सपांशन। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ममाअर्थ कंपनी ऐसी है जो D2C मॉडल पे काम कर रही है, मतलब डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाती है अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन अब इस आईपीओ के थ्रू ये पैसे रेज करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में ऑफलाइन मार्केट में भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि कोविड-19 के बाद में अभी लोग फिर से ऑफलाइन दुकानों में जाने लग गए हैं, सामान खरीदने लग गए हैं, तो ये अपना प्रेजेंस वहां पे भी बढ़ाना चाहते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस कंपनी की जो एक्सपर्टीज है वो तो ऑनलाइन के अंदर है, अब ये कंपनी ऑफलाइन में भी आना चाहती है। अगर इनका काम अच्छे से नहीं हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर जो भी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे उनको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वो 3 कारण है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अब दोस्तों जब कंपनी का आईपीओ आएगा तभी पता चलेगा कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्या फ्यूचर में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप में से कुछ लोगों के मन में यह डाउट जरूर आ रहा होगा, जब कंपनी इतना कम प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी इतना ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रही है। तो दोस्तों इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि कंपनी के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया उनको एग्जिट दिलाना है और साथ ही साथ में उनको भी प्रॉफिट कमा कर देना है। अब ये पूरा काम किस तरीके से होता है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने कंपनी शुरू की और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कोई काम करने लगा, उसके बाद में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको और पैसे की जरूरत पड़ी, तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दूसरे आदमी को दे दिए और उससे कुछ पैसे ले लिए, उसके बाद में अपने बिजनेस को और बढ़ाया। तो इनिशियली जिस कंपनी का वैल्यूएशन था 10 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट आने के बाद में उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और लोगों को अपने शेयर बेचे जाते हैं और वैल्यूएशन बढ़ते जाता है। अब दोस्तों जिन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था उनको अगर प्रॉफिट दिलाना है तो अल्टीमेटली उनको अपने शेयर किसी ना किसी को बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट उठा के अपना वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कर लेती है और उसके बाद में वो आईपीओ लेकर आती है ताकि अपने शेयर्स वो पब्लिक को बेच सके और वहां से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले और जिन लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे उनके पैसे भी डबल ट्रिपल या उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए। सो दोस्तों इस केस में भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। जिन लोगों ने भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अपने शेयर्स पब्लिक को दे देंगे और उसके बाद में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये चीज तो गलत है, क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज गलत तो है लेकिन इसको बहुत ही लीगल तरीके से किया जाता है। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उसको अपने लेवल पर रिसर्च करनी चाहिए किसी भी शेयर को परचेस करने से पहले, क्योंकि अगर वो रिसर्च नहीं करता है, किसी के कहे सुने पे कोई भी शेयर परचेस कर लेता है तो उस केस में उसको लॉस उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या आप ममाअर्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और अगर नहीं करने वाले तो रीजन क्या है, और अगर करने वाले हैं तो रीजन क्या है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा।